हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को बना के दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर दूं। और आज ये हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी का तीसरा वीडियो लेक्चर है। एंड कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करें। बट यदि नहीं होगा तो फाइनली एक छोटा सा और चौथा वीडियो इस टॉपिक पे हम लोग बना लेंगे। तो जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ कि जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद आज फिर से एक नई जर्नी, एक नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा ये था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। हमने इसका पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया और इसे समझा, साथ ही साथ इसका फीचर्स भी जाना कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं। फिर आगे चल के एक सेकेंड वीडियो लेक्चर किया हम लोगों ने, जहाँ पे केस ऑफ पाकिस्तान, चाइना और मेक्सिको को किया। यानी 3 कंट्री के केस को पढ़ा, जहाँ हम लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में 1999 में मिलिट्री रूल आती है और वहाँ किस प्रकार से प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल पाती है, किस प्रकार से सारा डिसीजन मेकिंग पावर और हेड ऑफ द नेशन, द रियल पावर ऑफ द नेशन मिलिट्री के हाथ में चली जाती है। चाइना का देखा हम लोगों ने कि कैसे वहाँ 1 पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस किया जा रहा है, जहाँ पे एक ही पार्टी से चुनकर ऑल टाइम वहाँ का प्रेसिडेंट जा रहा है। कोई यहाँ पे कंपटीशन करने वाला इनके साथ है ही नहीं, कोई इन्हें सत्ता में से बेदखल कर ही नहीं सकता है। तो कैसे और वर्स्ट सिनेरियो है ये एक डेमोक्रेसी का, इसे हम लोगों ने समझा। देन मेक्सिको में क्या हुआ था, कैसे एक ही पार्टी लगातार 70 साल तक राज की बिना हारे, इसे हम लोगों ने समझा और देखा कि कैसे यह भी एक बहुत वर्स्ट फेज है डेमोक्रेसी का। या इस संदर्भ में भी बात कर सकते हैं कैसे ये वहाँ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का केवल दिखावा था, एक प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इतना चीज हम लोग कर चुके हैं। और इन तीनों टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पहले एक बार आप मेरे फर्स्ट और सेकेंड वीडियो लेक्चर को देखिए। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह सकता है तो कमेंट में आप उसे बताइए, विद इन 1 डे उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक और हम आपको पढ़ा दें, फिर जिम्बाब्वे का भी केस पढ़ना है हमें कि वहाँ का क्या सिनेरियो था, और उससे एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर डेमोक्रेसी का हम जान पाएंगे। बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग फीचर जान रहे हैं डेमोक्रेसी का। केवल लिख देने से हम उसे याद नहीं कर पाते, बट उस केस को किसी कंट्री से जोड़ के यदि देख के हम पढ़ रहे हैं तो चीज हमें याद हो जाएगी। कैसे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के केस से एक फीचर डेमोक्रेसी का हमने क्या सीखा था। एक फीचर पाकिस्तान के केस से ये आया था कि डिसीजन मेकिंग का पावर या कंट्री को रूल करने का पावर किनके हाथों में होना चाहिए, उन्हीं कैंडिडेट्स के हाथों में होना चाहिए या उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो पार्लियामेंट में जनता के द्वारा चुन के जा रहे हैं। चाइना में भी ये हम लोग देखा, वो भी एक फीचर यहाँ से ये सीखा कि किसी भी कंट्री में इलेक्शन एक रेगुलर टाइम पे हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यानी कुछ कैंडिडेट्स उठे, हमारे पास चॉइस हो, हम चुन सके। यहाँ से हम लोग ने चाइना
चाइना से ये फीचर एक पता चला, और मिलता ही जुलता मेक्सिको से, चाइना से ही मिलता जुलता मेक्सिको का भी कंडीशन था। तो ऐसे ही कंट्री का केस करके हम कई सारे फीचर्स को कवर कर सकते हैं। इसी तरह एक जिम्बाब्वे का हम करेंगे, जिसमें एक और महत्वपूर्ण फीचर हमें पता चलेगा डेमोक्रेसी का। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप लोग को बता दूं, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी डेमोक्रेसी में हमारे पास राइट टू वोट होना चाहिए और प्रत्येक पर्सन के पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वहाँ का उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हमारे पास अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर होता है और हम वो अपने एक कीमती वोट के जरिए चुनते हैं। हमारे सबसे जितने सारे भी राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पावरफुल राइट है कि हमारा एक वोट कितना कीमती है। कौन हमारे कंट्री को रूल करेगा वो हमारे एक वोट पे निर्भर करता है। तो यही हमारा टॉपिक भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके वोट का अधिकार होना चाहिए। बट बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे बात करें सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं है, यानी सऊदी अरेबिया में वुमेन वोट्स नहीं कर सकती है। तो क्या हम वहाँ की गवर्नमेंट को प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं या प्यूरेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो उन्होंने एक बड़े ही लार्ज कम्युनिटी को कह सकते हैं, सोसाइटी का एक बड़े से एक ग्रुप को, जो वुमेन का ग्रुप है, उन्होंने दिया ही नहीं है अधिकार वोट देने का। तो क्या वहाँ प्योर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही है? यह एक बड़ा ही सवालिया निशान होगा। पहला पॉइंट यही है हमारा, नोट करना है, कर लीजिए कि इन सऊदी अरेबिया the women have doesn't right to vote. Women have doesn't right to vote. फिर इसे आप लोग साउथ अफ्रीका ना समझ लीजिएगा, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक। और इस्टोनिया नाम की एक कंट्री है जहां पर रशियन मैप में देखिएगा इस कंट्री को, ये आप लोग का होमवर्क हो गया कि ये कहाँ है कंट्री मैप में, आप लोग वर्ल्ड मैप पे खोजिए। तो रशियन, इससे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ होगी। जो रशियन माइनॉरिटी है उन्हें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राइट टू वोट नहीं मिलता है। ऐसा ही मिलता जुलता एक और एग्जांपल देखें तो एक और कंट्री है फिजी, जहां पर जो वहां के इंडिजिनस फिजियन है, यानी वहां के इंडिजिनस जो सिटीजन है उनकी वोट की कीमत, और एक आप ले लीजिए इंडिया और फिजी, मतलब इंडिया के है, फिजी में रहता है, वहां का भी सिटीजन है, वहां की वोट की कीमत और उसकी मतलब जो वहां का
जो एक इंडिजीनियस फिजियन है, एक वहां का सिटीजन हो गया, और एक इंडिया और फिजी का वहां का एक सिटीजन हो गया, मतलब उसके पास दोनों नागरिकता हो, एक वहीं का केवल हो, तो इसकी वोट की कीमत इससे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वन वैल्यू वाली चीज फॉलो नहीं हो पा रही है, वहां पे ये वन वैल्यू वाली चीज फॉलो नहीं हो पा रही। यानी हम ये एग्जांपल देके आपको ये समझाना चाहते थे कि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा फीचर है कि वन पर्सन हैव वन वोट या वन पर्सन हैव राइट टू वन वोट एंड देयर वैल्यू ऑफ वोट विल बी इक्वल टू एवरीवन या टू इक्वल टू एवरीवन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऐसा कह सकते हैं। यानी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। इसी के साथ ये पॉइंट हमारा खत्म होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर हम जानेंगे डेमोक्रेसी का केस ऑफ जिम्बाब्वे को पढ़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं केस ऑफ जिम्बाब्वे। ये जो कंट्री थी 1980 तक, जो यहाँ की वाइट माइनॉरिटी थी, वाइट पीपल थे, गोरे लोग, ये माइनॉरिटी में थे, यहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ का ये रूल मतलब इस कंट्री पे ये रूल कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। उसी प्रकार ये कंट्री 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी से क्या हुई, इनके रूल से इंडिपेंडेंट हुई। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस में रेवोल्यूशन करने वाली, विद्रोह करने वाली जो पार्टी थी, ZANUPF, ये जो पार्टी थी वो इंडिपेंडेंस में यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल अदा की थी। तो जो हमारे इस पार्टी के प्रेसिडेंट या मेन लीडर कह सकते हैं, जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ये इस पार्टी के मेन लीडर थे। जब व्हाइट माइनॉरिटी से ये कंट्री 1980 में इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये इस कंट्री यानी जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, अब क्या हुआ, वो बहुत ही लंबे समय तक प्रेसिडेंट बने ही रहे, वो हारते ही नहीं थे। क्यों नहीं हारते थे? तो जो भी पार्टी इनके अपोजिशन में खड़ी होती थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग का एक इम्पोर्टेंट रोल था इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो एक अच्छी छवि, एक ये पॉपुलर नेता के तौर पे उभर के आ गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई तगड़ा अपोजिशन मिलता नहीं था इन्हें। बाय द वे कोई अपोजिशन खड़ा भी हुआ तो उसे मार के मैदान से खत्म कर देते थे, लड़ने ही नहीं देते थे। कोई भी कैंडिडेट यदि मान लीजिए उनके खिलाफ खड़ा हो गया, मर्डर करवा देंगे उनका। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऐसी की तैसी करके रख दी थी इन्होंने। इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का यहाँ नहीं रह गई थी। अर्थात यहाँ पे अब इनका ही राज चलने वाला था, और तब हम कह सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई कहीं ना कहीं, और मोनार्की प्रैक्टिस की जाने लगी। तो इस केस से बेसिकली हम यह समझना चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या जरूरी होता है कि
इलेक्शन तो हो, उसमें पार्टिसिपेट करे लोग, और ऐसा ना हो वन पार्टी सिस्टम, ये भी हमें याद रखना है। पार्टिसिपेशन हो और यहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो वर्क विद इन द वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करे। यानी हमारा जिम्बाब्वे के केस से यही कंक्लूजन था कि इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी वर्क विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, और वो इंश्योर करे कि जो वहाँ की जनता है उनका बेसिक फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करके रखें। ये वहाँ के गवर्नमेंट की सर्वप्रथम ड्यूटी होनी चाहिए। तो हमारा जिम्बाब्वे का यही कंक्लूजन था। इससे भी एक फीचर हम लोगों ने सीख लिया कि जो गवर्नमेंट चुन के जा रही है वो ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर ले, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर पर काम करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है। जो भी हमारी जनता है उनके फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, और इवन अपने ऑपोजिशन को इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी देना है कि यदि हमने कुछ गलत किया है तो जनता हमें हटा के उन्हें मौका दे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। हमें लगता है कि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज जिम्बाब्वे के केस पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी वाई डेमोक्रेसी के टॉपिक को अगले लेक्चर हम वही हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।